ये गुप्ता एंड गुप्ता जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक ऑब्जेक्टिव बुक है, उसी का चैप्टर है। ये चैप्टर है स्ट्रक्चर एनालिसिस। इससे पहले हम लोग 11 नंबर चैप्टर तक के सोल्व कर चुके हैं, 1 से लेकर 11 तक के अलग अलग वीडियो में इसको अपलोड किया हुआ है अलग अलग पार्ट में। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, इसलिए हम लोग इस बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं और सीक्वेंस बनाते हुए इसको अपलोड कर रहे हैं, ताकि हर एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन याद हो सके, इसका सॉल्यूशन हम लोग देख के याद कर सकें और डायरेक्टली एग्ज़ाम में बना सकें। तो इस चैप्टर का ये 12 नंबर चैप्टर है, 12वां नंबर चैप्टर है ये। इससे पहले 11 चैप्टर हम लोग देख चुके हैं सॉल्यूशन। इस पार्ट में हम लोग देखते हैं चैप्टर का सॉल्यूशन, देखते हैं किसका, तो स्ट्रक्चर एनालिसिस का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ से हम लोग आज शुरू करते हैं। आज इस चैप्टर का जो पहला वीडियो है, पहला इस चैप्टर के लिए पहला वीडियो है, और पहला वीडियो में आज फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। तो इस पार्ट में लगभग हम लोग सॉल्व करेंगे जहाँ तक 1 घंटा में बन सकता है। 1 घंटा का हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं, तो 1 घंटा में जितना वीडियो बन सकता है उतना के लिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो इस पार्ट में इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ही है, दैट इज आज 1 से शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है मेरा, तो फर्स्ट 1 से शुरू कर रहे हैं। क्या पूछ रहा है? द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन विच सैटिस्फाइड फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम प्लेन स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? प्लेन स्ट्रक्चर में पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कितना होगा सेटिस्फाइड, वो बोल रहा है। तो प्लेन इक्वेशन में जो होता है 3 होता है, और अगर स्पेस स्ट्रक्चर है तो 6 होता है। तो इसमें प्लेन पूछ रहा था कि सेटिस्फाइड कर इंडिपेंडेंट इक्वेशन टोटल कितना होगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम निकालने के लिए प्लेन स्ट्रक्चर में, तो 3 होगा। तो करते हैं ना r-3। अगर ds का वैल्यू निकालना रहे तो ds का जो फॉर्मूला होता है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का, तो r-3, तो वही 3 जो है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन हो गया प्लेन स्ट्रक्चर में, तो 3 होता है, और 6 जो होता है वो होता है स्पेस स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या करा? इफ देयर आर m अननोन्स मेंबर m दिया हुआ है, r अननोन रिएक्शन दिया हुआ है, एंड रिएक्शन कंपोनेंट दिया हुआ है, एंड j नंबर ऑफ जॉइंट दिया हुआ है, द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ds पूछ रहा है फॉर 3 जॉइंट प्लेन फ्रेम। किसके लिए पूछ रहा है? सबसे पहले ध्यान देना है कि किसके लिए पूछ रहा है। तो 3 जॉइंट पूछ रहा है प्लेन फ्रेम। सबसे पहले तो 3 जॉइंट है और प्लेन फ्रेम दिया हुआ है। पिन जॉइंट जो होता है तो कह सकते हैं कि ट्रस के लिए पूछ रहा है, पिन जॉइंट है ट्रस के लिए होता है, और ये प्लेन फ्रेम है तो 2D के लिए पूछ रहा है। तो जो इसका टोटल इंडिटरमिनेसी अगर देखा जाए तो टोटल इंडिटरमिनेसी जो होता है स्ट्रक्चर इंडिटरमिनेसी वो कितना होता है? m + r - 2j। m + r - 2j किसके लिए होता है? प्लेन फ्रेम स्ट्रक्चर है, दैट इज m + r - 2j, दैट इज सी। यहीं पर अगर मेरा प्लेन नहीं रह करके स्पेस रहता, या फिर कह सकते हैं कि 3D रहता, या फिर 3D ट्रस के लिए रहता, तो 3D ट्रस के लिए होता है m - 3j, यहाँ पे से -3j हो जाता है। तो यहाँ पे किसके लिए पूछ रहा था? प्लेन के लिए पूछ रहा है, मीन्स 2D के लिए पूछ रहा है, तो ये जो हो गया 2D के लिए हो गया, और 3 जो होता है वो 3D के लिए होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नंबर ऑफ अननोन इंटरनल फोर्स ईच ऑफ द रिजिड जॉइंट में पूछ रहा है। रिजिड जॉइंट है और प्लेन फ्रेम है। रिजिड जॉइंट प्लेन फ्रेम में इंटरनल फोर्स कितना होता है ईच मेंबर में, एक मेंबर में इंटरनल फोर्स कितना होता है? रिजिड जॉइंट अगर है तो रिजिड जॉइंट रहता है तो टोटल कितना होता है? मान लिया जाए रिजिड जॉइंट इस तरह से होता है, तो इस पॉइंट पर टोटल कितना इंटरनल फोर्स होगा? तो 3 होता है। तो टोटल 3 होता है किसके लिए? अगर रिजिड प्लेन स्ट्रक्चर है तो 3 होगा, और स्पेस रहता तो टोटल 6 रहता। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ रिजिड जॉइंट प्लेन फ्रेम। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी डी पूछ रहा है। तो फ्रेम हैविंग 15th मेंबर 3 रिएक्शन एंड 14th जॉइंट, मीन्स m का वैल्यू दिया हुआ है, m का वैल्यू 15 दिया हुआ है, r का वैल्यू 3 दिया हुआ है, और j का वैल्यू ये दिया हुआ है 14। तो पूछ रहा है कि ds कितना होगा? तो ds का वैल्यू हम लोग जानते हैं m + r - किसके लिए पूछ रहा है? डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द रिजिड जॉइंट प्लेन फ्रेम। रिजिड जॉइंट है और प्लेन फ्रेम है, तो रिजिड जॉइंट है। सबसे पहले ये देखना कि रिजिड जॉइंट दिया हुआ, तो रिजिड जॉइंट में जो होता है, ये मेरा जो 2j देखे थे तो ट्रस के लिए था, पिन जॉइंट के लिए था, बट हम लोग रिजिड जॉइंट के लिए देखते हैं। तो रिजिड जॉइंट में इसका क्वेश्चन जो हो जाता है ds का, तो 3m + r - 3j, ये हो गया किसके लिए? प्लेन फ्रेम फॉर रिजिड के लिए 3m होता है। यहीं पे अगर
स्पेस फ्रेम का रहता या 3D का ये रहता तो कितना हो जाता है इसका, ये था 2D के लिए, ये 3D के लिए अगर रिजिड के लिए देखा जाए तो 6m प्लस आर माइनस 6j हो जाता है। तो हम लोग को निकालना क्या था, प्लेन फ्रेम के लिए और रिजिड के लिए निकालना। तो ये इक्वेशन यूज करेंगे 3m प्लस आर माइनस 3j। तो डी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3m प्लस आर माइनस 3j। एम कितना दिया हुआ था 15, तो 15 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे, आर दिया हुआ 3 माइनस 3 इंटू 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया इसका। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, सोल्व कर रहे हैं तो इसका जो मेरा आ रहा है वैल्यू डी एस का वो कितना आ रहा है, यहाँ से अगर देखा जाए पहले तो वैल्यू यहाँ से 3 प्लस 3 मीन्स 6 आ रहा है, दैट इज सी। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ काइनेटिक, अभी काइनेटिक इंडिटरमिनेसी आएगी। काइनेटिक इंडिटरमिनेसी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है किसी जॉइंट पे, उसी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग काइनेटिक इंडिटरमिनेसी बोलते हैं। डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ ए पिन जॉइंट प्लेन फ्रेम, या पिन जॉइंट दिया हुआ और प्लेन फ्रेम दिया हुआ मीन्स 2D है, सबसे पहले तो 2D है, प्लेन फ्रेम में 2D है और पिन जॉइंटेड है, पिन जॉइंटेड है ना कि फ्रेम जॉइंट है। तो इसको कह सकते हैं 2D ट्रस के लिए पूछ रहा है कितना होता है। तो 2D ट्रस के लिए जो के डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है या डिग्री ऑफ काइनेटिक इंडिटरमिनेसी या डिग्री ऑफ फ्रीडम बोले जो भी बोल सकते हैं इसको, तो डीके का जो वैल्यू होता है डिग्री ऑफ काइनेटिक इंडिटरमिनेसी किसके लिए, फॉर ट्रस के लिए कितना होता है, तो 2j माइनस आर होता है फॉर ट्रस के लिए। तो 2j ये डिग्री काइनेटिक इंडिटरमिनेसी पूछा होता है पिन जॉइंट प्लेन फ्रेम, 2j माइनस आर हो जाएगा। 3j माइनस आर किसके लिए होता है, ये 3D ट्रस के लिए होता है, या फिर कह सकते हैं कि ये 2D फ्रेम के लिए होता है। फ्रेम जो होता है रिजिड स्ट्रक्चर होता है और ट्रस जो होता है वो मेरा यहाँ से कह सकते हैं जो ट्रस होता है मेरा, ट्रस जो होता है वो पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है और फ्रेम जो होता है मेरा वो रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ से मेरा अगर ट्रस और अगर 2D है तो 2D के लिए हो जाएगा और 3D है तो ये हो जाएगा, प्लेन के लिए ये हो जाता है 2D के लिए। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट एट ईच जॉइंट ऑफ रिजिड जॉइंट प्लेन फ्रेम। रिजिड जॉइंट प्लेन फ्रेम पे डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट पूछ रहा है कि रिजिड जॉइंट पे टोटल कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट अगर रिजिड जॉइंट में देखा जाए, अगर मान लिया जाए फ्रेम है रिजिड जॉइंट है तो एक पिन जॉइंटेड है, तो एक इधर मूव करेगा इधर मूव करेगा, एक रोटेशन रहेगा। तो कह सकते हैं डेल एक्स डेल बाई एंड थीटा, टोटल कितना हो गया 3 हो गया। पहला डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन बाई डायरेक्शन, दूसरा रोटेशन। तो यहाँ से देख सकते हैं 2 लीनियर मूवमेंट एंड 1 रोटेशन मूवमेंट। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। किसके लिए, रिजिड जॉइंट के लिए था। रिजिड जॉइंट में पूछ रहा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट कितना होता है। रिजिड जॉइंट है प्लेन फ्रेम पे, यहीं पे अगर रिजिड जॉइंट है प्लेन फ्रेम है, यहाँ पे अगर स्पेस फ्रेम रहता तो टोटल कितना हो जाता 6 हो जाता, टोटल 6 हो जाता, बट यहाँ पे प्लेन फ्रेम था तो यहाँ पे मेरा 3 हो गया। नेक्स्ट है इफ इन ए पिन जॉइंटेड दिया हुआ है फ्रेम m प्लस आर इज ग्रेटर देन 2j। जब ग्रेटर रहता है तो उसको क्या कहते हैं, स्टेबल कहते हैं। जब ग्रेटर है तो स्टेबल है और इंडिटरमिनेट है। और जब इक्वल रहता है तो क्या कर सकते हैं इसको, जब इक्वल रहता है तो स्टेबल होता है और डिटर्मिनेट होता है। यहाँ पे इसको चारों ऑप्शन अगर देखेंगे m प्लस आर और 2j है। अगर m प्लस आर इज ग्रेटर देन 2j, अगर ग्रेटर देन 2j है तो क्या होगा, स्टेबल तो होगा ही बट इंडिटरमिनेट होगा। अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है। तो कह सकते हैं ये होगा, स्टेबल होगा और डिटर्मिनेट होगा कब होगा, जब दोनों इक्वल हो जाए, इक्वल टू 2j हो जाए तो। और अगर अनस्टेबल करना है तो अगर लेस देन, जैसे ही लेस देन 2j से होगा तो कह सकते हैं कि अनस्टेबल होगा। जो लेस देन 2j से हो जाएगा m प्लस आर, या कह सकते हैं कि m प्लस आर इज लेस देन 2j देन दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अनस्टेबल स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा था, ग्रेटर दिया हुआ था तो ग्रेटर का साइन दिया हुआ है तो ग्रेटर के साइन के साथ क्या होगा, स्टेबल होगा और इंडिटरमिनेट होगा, स्टेबल होगा और इंडिटरमिनेट होगा। इक्वल के साइन के साथ क्या होता, ये होता। और अगर लेस देन के साइन के साथ रहता लेस देन 2j तो मेरा अनस्टेबल होता। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो गया।
नेक्स्ट है ए पिन जॉइंट प्लेन फ्रेम इन अनस्टेबल। अनस्टेबल अभी देखे थे, अनस्टेबल कब होता है, जब लेस देन 2j होता है। जब लेस देन 2j होता है तो अनस्टेबल होता है। ये कब होता है, स्टेबल प्लस डिटर्मिनेट। ये कब होता है, अभी हम लोग देखे थे स्टेबल प्लस इनडिटर्मिनेट। m प्लस आर इज ग्रेटर देन 2j कब होता है, जब m स्टेबल हो, स्टेबल भी हो और इनडिटर्मिनेट हो। बराबर होता है कब, स्टेबल हो और डिटर्मिनेट है। यहाँ पर अनस्टेबल पूछ रहा था, तो अनस्टेबल के लिए क्या होता लेस देन 2j होता है। नेक्स्ट है ए रिजिड जॉइंट प्लेन फ्रेम स्टेबल एंड स्टैटिकली डिटर्मिनेट। एक रिजिड जॉइंट है, सबसे पहले देखते हैं कि रिजिड जॉइंट है और प्लेन फ्रेम है। तो रिजिड जॉइंट में हम लोग देखे थे कितना हो रहा था, 3m प्लस आर माइनस 3j। किसके लिए, प्लेन फ्रेम के लिए। यहीं पर अगर स्पेस फ्रेम रहता तो स्पेस फ्रेम के लिए क्या होता, 6m प्लस आर माइनस 6j। लेकिन इसमें रिजिड प्लेन दिया हुआ तो 3m प्लस आर माइनस 3j हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें आंसर 3m प्लस आर माइनस 3j, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। यही अगर देखा जाए, ये ऑप्शन जो दिया हुआ है किसके लिए दिया हुआ है, तो देख रहा है कि 2D ट्रस के लिए दिया हुआ, 2D ट्रस के लिए दिया हुआ। ये क्या दिया हुआ है, पिन जॉइंटेड ट्रस के लिए, मतलब 3D ट्रस के लिए दिया हुआ। ठीक है, ये दिया हुआ किसका, 2D, इक्वेशन दिया हुआ है 3m प्लस आर 2D फ्रेम के लिए दिया हुआ है। और अगर यहीं पर 6m प्लस आर माइनस या फिर 6j बराबर रहता तो ये कह सकते थे 3D फ्रेम के लिए रहता, बट ये ऑप्शन नहीं है। तो तीनों ऑप्शन देख लिए। इसमें पूछ रहा था का रिजिड जॉइंट प्लेन फ्रेम के लिए पूछ रहा था, तो रिजिड जॉइंट प्लेन फ्रेम के लिए ऑप्शन मेरा 3m प्लस आर माइनस 3j। नेक्स्ट है व्हेन विच ऑफ द फ्लोइंग शो इन द फिगर इज अनस्टेबल। इसमें से पूछ रहा है कि अनस्टेबल कौन सा हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि अनस्टेबल मेरा कौन सा आता है। सबसे पहले अनस्टेबल निकालने के लिए क्या करेंगे, अनस्टेबिलिटी चेक करने के लिए, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का वैल्यू निकालेंगे। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी अगर ग्रेटर देन आए 0 से, तो क्या कहेंगे उसको कि ये स्टेबल होगा प्लस इंडिटरमिनेट होगा, लेकिन अनस्टेबल नहीं होगा। अनस्टेबल के लिए क्या करना चाहिए, अगर डी एस का वैल्यू, या फिर कह सकते हैं कि m प्लस आर अगर लेस देन आ जाए 2j से, तो कह सकते हैं कि ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रेम अनस्टेबल, तो अनस्टेबल चेक करना है। तो अनस्टेबल के लिए मेरा ये हो गया। अगर इस बीम फ्रेम में अगर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रिमूव रिएक्शन माइनस टोटल ऐड रिएक्शन। टोटल जितना रिमूव करना है, अगर बीम को कैंटिलीवर बनाने के लिए, कैंटिलीवर पहले बनाते हैं, कैंटिलीवर बीम बनाने के लिए, इस बीम को कैंटिलीवर बीम बनाने के लिए, इस कैंटिलीवर के टाइप में कन्वर्ट करने के लिए कह सकते हैं कि कैंटिलीवर बीम में कन्वर्ट करने के लिए, कैंटिलीवर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें टोटल कितना रिएक्शन को हम रिमूव करेंगे माइनस टोटल कितना रिएक्शन हम लोग ऐड करेंगे, उसी को हम लोग डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कहते हैं। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इन ए बीम इज इक्वल टू कन्वर्ट द गिवन बीम इन कैंटिलीवर फॉर्म, देन द टोटल रिमूव रिएक्शन माइनस टोटल ऐड रिएक्शन इतना आएगा, उसी को हम लोग डिग्री ऑफ स्टैटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो माइनस में जिसका आएगा उसको कह सकते हैं कि ये हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल मेरा ये आ रहा है इसमें। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, डिग्री ऑफ काइनेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ ए बीम। इस बीम का पूछ रहा है काइनेटिक इंडिटरमिनेसी कितना होगा। तो काइनेटिक इंडिटरमिनेसी अगर देखा जाए तो कितना होता है, डीके का वैल्यू, डीके का वैल्यू अगर देखा जाए डायरेक्ट तो कितना था फॉर्मूला, 3j माइनस आर ई माइनस एम प्लस आर डस। इसका इक्वेशन होता है, j नंबर ऑफ जॉइंट है, आर सी टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन है, आर ई होता है टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ 1, यहाँ 1, टोटल इक्वेशन कितना हो गया, 2 3 4 5। तो इसके जगह पे 5 रख देंगे, जॉइंट के को 1 2 3 4 5 6, इसके जगह पे 6 रखेंगे। तो 3 × 6 माइनस 5 माइनस नंबर ऑफ रिएक्शन देखते हैं, नंबर ऑफ मेंबर के 1 2 3 4 5 करेंगे। और आर्डस होता है टोटल रिमूव कितना करें इसमें, अगर एक्स्ट्रा जो है दैट इज, अगर यहाँ पर 2 जॉइंट है तो m माइनस 1 होता है। तो एक पे 2 माइनस 1 दैट इज, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 हो जाएगा इस पे,
और 1 हो जाएगा इस पर, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे आर्डर्स का वैल्यू, तो 2 यहाँ ऐड कर दिए। तो अगर देखा जाए तो 4 18, 5 10, 8 8 प्लस 2 10, टोटल कितना आ गया 10, दैट इज डी। सिंपल से फॉर्मूला को बैठाना था, डी के इज इक्वल टू कितना होता है 3j माइनस आर ई माइनस एम प्लस आर डस। इस इक्वेशन पे हम लोग डी के का वैल्यू निकाल देंगे तो 10 आ रहा है। नेक्स्ट है द रिजिड जॉइंट प्लेन फ्रेम शो इन फिगर। दिया हुआ एक फिगर रिजिड जॉइंट है और प्लेन रिजिड जॉइंट दिया हुआ है, रिजिड जॉइंट फ्रेम दिया हुआ है, ठीक है। रिजिड जॉइंट एक फ्रेम दिया हुआ है, पूछ रहा है क्या इसमें, वो देखते हैं। अनस्टेबल है, स्टेबल है, क्या है ये वो पूछ रहा है कि अनस्टेबल होगा, स्टेबल होगा या क्या होगा। तो स्टेबल अनस्टेबल निकालने के लिए हम डिग्री ऑफ स्टैटिक इनएडमिसिबिलिटी निकालेंगे। और प्लेन फ्रेम दिया हुआ है ना, रिजिड जॉइंट दिया हुआ है, फ्रेम दिया हुआ है, जैसे प्लेन एक ही प्लेन में मान लेते हैं इसको, 2D में दिया हुआ है। तो 2D में इसका जो इक्वेशन होता है स्टैटिक इनएडमिसिबिलिटी का, तो कितना होता है 3m प्लस आर माइनस 3j, 3m माइनस आर माइनस 3j। या फिर दूसरा एक और इक्वेशन होता है, अगर चैनल का या फिर बॉक्स टाइप का दिए हुए, तो दूसरा एक इक्वेशन क्या होता है डी अगर एस निकालना है तो 3c माइनस आर डस, 3c माइनस आर डस, ठीक है। 3c माइनस आर डस, सी क्या होता है नंबर ऑफ कट टू फ्री स्ट्रक्चर। कट ये ट्री स्ट्रक्चर ट्री मेथड से बनाते हैं हम लोग, तो सी क्या दिया हुआ नंबर ऑफ कट टू कन्वर्ट द गिवन फ्रेम स्ट्रक्चर इन ए फ्री स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसको एक बार एक यहाँ से कट करेंगे तो 2 स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा, एक यहाँ से अगर कट करते हैं इसको तो कैसा बन जाएगा, एक यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा, एक स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि मेरा फ्री स्ट्रक्चर मेरा हो गया, तो नंबर ऑफ कट कितना हो गया 1। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ 1। तो हम लोग को फॉर्मूला देखे थे डी एस इज इक्वल टू क्या 3c माइनस आर। आर क्या होता है टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन टू कन्वर्ट ए गिवन, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट टू कन्वर्ट द गिवन सपोर्ट इन फिक्स सपोर्ट। इस सपोर्ट को फिक्स सपोर्ट कन्वर्ट करने के लिए जो टोटल रिएक्शन इसमें ऐड करेंगे वो रहता है। तो सी यहाँ पर 1 हो रहा था, तो 3 इंटू 1। अब आर देखते हैं कितना होगा, अगर यहाँ पे 1 लोड लग रहा है, इसको फ्री फिक्स में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर 2 ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे मेरा 1 ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, तो यहाँ कितना हो गया 3 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से कह सकते हैं कि जो डी एस का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया 0 हो गया। और डी एस का वैल्यू 0 हो जाता है तो कह सकते हैं कि क्या होता है बीम मेरा स्टेबल होता है, ठीक है। तो बीम मेरा स्टेबल हो गया, ठीक है, स्टेबल हो गया और स्टैटिस्टिकली डिटर्मिनेट होता है। अगर डी एस इज इक्वल टू 0 देन बीम इज नोन एज स्टेबल एंड डिटर्मिनेट। तो स्टेबल और डिटर्मिनेट दैट इज बी। नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। यहाँ पे क्या पूछ रहा है काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी पूछ रहा है। तो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कितना होता है फॉर्मूला देखें हैं इसका, डी के इज इक्वल टू सिंपल फार्मूला है 3j माइनस आर माइनस एम प्लस आर डस, 3j माइनस आर प्लस एम प्लस आर डस। इस इक्वेशन पे इसको बनाते हैं तो जो डी के जो का वैल्यू था 3j माइनस आर माइनस एम माइनस आर प्लस आर डस होता है। इसमें स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में माइनस होता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम में प्लस होता है ये वर्ड। तो जे कितना हुआ 1 2 3 यहाँ पर देख सकते हैं, तो 3 इंटू 3 जॉइंट है, माइनस नंबर ऑफ रिएक्शन कितना दिया हुआ है 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो टोटल कितना हो गया 4। नंबर ऑफ मेंबर कितना 1 और 2 दैट इज 2। टोटल नंबर ऑफ अगर एक्सटर्नल रिएक्शन देखा जाए तो कितना हो गया 2 में 1, यहाँ पर 1 होगा, तो 4 2 6 3 3 9, तो बच गया 3, 3 प्लस 1 दैट इज 4, दैट इज डी। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन पूछ रहा है टू सेटिस्फाई टू स्टैटिक इक्विलिब्रियम इन स्पेस स्ट्रक्चर। स्पेस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन कितना होता है, तभी हम लोग देखे थे 6 होता है स्पेस में और 3 होता है फॉर प्लेन फ्रेम का। अगर प्लेन स्ट्रक्चर है तो 3 एंड स्पेस स्ट्रक्चर है तो 6। नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी पूछ रहा है किसके लिए, पिन जॉइंट स्पेस फ्रेम। पिन जॉइंट है और स्पेस फ्रेम है। सबसे पहले तो देखना है कि पिन जॉइंट है और स्पेस फ्रेम है। तो पिन जॉइंट में अगर स्पेस फ्रेम के लिए देखा जाए तो कितना होता है पिन जॉइंट स्पेस फ्रेम में जो इसका वैल्यू होगा, पिन जॉइंट है और स्पेस फ्रेम, तो कह सकते हैं कि 3D ट्रस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। पिन जॉइंटेड है और पिन जॉइंटेड है, सबसे पहले तो पिन जॉइंटेड और स्पेस है,
ठीक है। पी जॉइंटेड प्लेन में कितना होता है, तो m प्लस आर माइनस 3j, ये होता था 3D ट्रस के लिए, 3D ट्रस के लिए। ये दिया हुआ है 2D ट्रस के लिए, या फिर कह सकते हैं पिन जॉइंटेड प्लेन स्ट्रक्चर, प्लेन जॉइंटेड स्पेस स्ट्रक्चर। और ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो किसके लिए दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है 2D रिजिड के लिए, या फिर कह सकते हैं फ्रेम के लिए। 2D है प्लेन फ्रेम के लिए दिया हुआ। तो इसमें पूछ रहा था क्या, डिग्री ऑफ स्पेस फ्रेम के लिए पूछ रहा था, पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम के लिए। तो कितना हो जाएगा इसका, m प्लस आर माइनस 3j। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो गया डिग्री ऑफ स्टैटिक वो m प्लस आर माइनस 3j। नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी पूछ रहा है रिजिड जॉइंट स्पेस फ्रेम। सबसे पहले तो दिया हुआ है रिजिड है, ठीक है, रिजिड है और स्पेस है। तो रिजिड जॉइंट करने का मतलब होता है कि 3D फ्रेम में पूछ रहा है। रिजिड जॉइंट फ्रेम जो होता है रिजिड होता है, और स्पेस में पूछ रहा है तो 3D होगा। तो 3D फ्रेम के लिए पूछ रहा है कितना होगा वो पूछ रहा है। तो 3D फ्रेम के लिए कितना होता है मेरा 6m प्लस आर माइनस 6j होता है। ये किसके लिए हो गया, ये 3D फ्रेम के लिए हो गया। ये किसके लिए हो गया, 2D फ्रेम के लिए हो गया। मीन्स रिजिड जॉइंट प्लेन स्ट्रक्चर के लिए। m प्लस आर माइनस 3j किसके लिए हो गया, 3D मीन्स पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम के लिए हो गया। तो कह सकते हैं कि पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम 3D ट्रस के लिए हो गया। पिन जॉइंटेड होता है ट्रस, और 3D में पूछ रहा। ये दिया हुआ m प्लस आर माइनस 2j, इसके लिए हो गया वो 2D ट्रस के लिए हो गया। चारों फॉर्मूला हो गया 2D ट्रस के लिए, 3D ट्रस के लिए। ये हो गया ट्रस में 2D और 3D के लिए। और ये अगर दोनों देखा जाए तो फ्रेम के लिए हो गया 2D और 3D के लिए। तो यहाँ पे पूछ रहा था रिजिड जॉइंट स्पेस फ्रेम, सबसे लास्ट ऑप्शन वाला, तो 6m प्लस आर माइनस 6j। नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी फॉर पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम। पिन जॉइंटेड पूछ रहा स्पेस फ्रेम, तो कह सकते हैं कि 3D ट्रस के लिए पूछ रहा, 3D ट्रस के लिए पूछ रहा। तो ये कितना होता है, तो 3j माइनस आर, ये दोनों इक्वल होता है किसका, ये भी 2D। अगर फ्रेम के लिए भी देखा जाए तो भी यही होता है। तो यहाँ से इसका जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 3j माइनस आर। पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम के लिए डीके का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 3j, या फिर कह सकते हैं 3j माइनस आर माइनस m प्लस आर डस। ये इक्वेशन टोटल होता है। शॉर्ट करो 3j माइनस आर, यहाँ पर सिर्फ दिया होगा 3j माइनस आर हो जाएगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट ईच जॉइंट ऑफ रिजिड जॉइंट स्पेस फ्रेम। नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट मतलब डीके का वैल्यू पूछ रहा है किस पे, फ्रेम स्ट्रक्चर रिजिड है उस पे टोटल कितना होगा इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट। तभी हम लोग देखे थे कि अगर प्लेन स्ट्रक्चर है, उस प्लेन फ्रेम है तो 3 होता था, डेल एक्स डेल बाई एंड टी था। लेकिन यहाँ पे स्पेस फ्रेम दिया हुआ तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, स्पेस फ्रेम में, यहाँ पे स्पेस फ्रेम में टोटल मेरा 6 हो जाएगा। यहीं पे अगर प्लेन रहता तो मेरा टोटल 3 हो जाता। तो यहाँ पर स्पेस के लिए था तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर रिजिड जॉइंट स्पेस फ्रेम में दिया हुआ 6m प्लस आर माइनस 6m प्लस आर इज लेस देन, क्या दिया हुआ है, लेस देन दिया हुआ है 6j से। जैसे लेस देन होता है तो हम लोग जानते हैं क्या होता है कि लेस देन में क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये लेस देन हो गया 6j से तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। ग्रेटर अगर दोनों इक्वल का साइन रहता तो कहते हैं कि स्टेबल और डिटर्मिनेट रहता। और स्टेबल और इनडिटर्मिनेट कब रहता, जब ग्रेटर देन का साइन रहता। जब ग्रेटर देन का साइन रहता तो स्टेबल और इंडिटर्मिनेट रहता, इक्वल का साइन रहता तो स्टेबल और डिटर्मिनेट रहता। लेकिन जब लेस देन का साइन है तो अनस्टेबल होता। तो यहाँ पे मेरा क्या पूछ रहा था, और लेस देन का साइन के साथ पूछ रहा तो अनस्टेबल होगा। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कैन बी अप्लाइड टू इलास्टिक सिस्टम बाय कंसीडरिंग द वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क क्या होता है, तो वर्चुअल वर्क जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को वर्चुअल वर्क कहते हैं। वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल में जो वर्चुअल वर्क होता है वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें क्या पूछ रहा है, कि व्हेन द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कैन बी अप्लाइड टू इलास्टिक सिस्टम बाय कंसीडरिंग द वर्चुअल वर्क को क्या कंसीडर करते हैं, तो इसमें इंटरनल भी कंसीडर करते हैं और एक्सटर्नल भी। टोटल एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो, प्लस टोटल ये
एक्सटर्नल फोर्स की वजह से प्लस जो इंटरनल फोर्स की वजह से जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको कंसिडर किया जाता है। अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल वर्चुअल वर्क कौन सा होता है, तो वर्चुअल वर्क जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो वर्चुअल वर्क होता है दैट इज, तो यहाँ पे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल आंसर हो जाएगा, दैट इज सी। नेक्स्ट है कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम। कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ओनली। स्टैटिकली डिटर्मिनेट के साथ होता है, ओनली दिया हुआ है इसमें। मैन द सिस्टम ही बिहेव्स इलास्टिकली, इलास्टिकली बिहेव करे तो, या कह सकते हैं सबसे पहले तो फर्स्ट थ्योरम कहता क्या, कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम अगर देखा जाए तो कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम होता है डेल यू डिवाइड बाई डेल डेल्टा इक्वल टू पी, ये कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम कहता है। सेकंड थ्योरम क्या कहता है, सेकंड थ्योरम को हम लोग स्टेट एनर्जी बोलते हैं। स्टेट एनर्जी डेल यू, टोटल स्टेट एनर्जी को हम अगर फोर्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं डेल यू बाई डेल आर, तो वो क्या होता है, वो डिफ्लेक्शन देता है। ये होता है सेकंड कास्टिग्लियानो थ्योरम। अगर कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम देखा जाए तो ये होता है स्ट्रेन एनर्जी के, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम दोनों इक्वल होता है। स्ट्रेन एनर्जी इक्वेशन ये होता क्या है, तो डेल यू डबल बाई डेल आर इक्वल टू डेल्टा। यहाँ फर्स्ट थ्योरम क्या होता है, तो डेल यू इसको हम फोर्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डेल यू बाई ये जो फर्स्ट थ्योरम जो है वो डेल्टा के रिस्पेक्ट में या डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो मेरा फोर्स देता है। तो फर्स्ट थ्योरम मेरा फोर्स देता है और सेकंड थ्योरम मेरा डिस्प्लेसमेंट देता है। तो पूछ रहा है इसमें क्या कि जो फर्स्ट थ्योरम है किसके लिए एप्लीकेबल है, तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है, तो ये जहाँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो मेन एप्लीकेबल होता है जब सिस्टम बिहेव इलास्टिकली, जब वहाँ तक बिहेव करता है, जहाँ तक वो इलास्टिकली बिहेव करता है वहाँ तक वो एप्लीकेबल होता है, दैट इज बी। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये एप्लीकेबल। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कब होता है, स्मॉल डिफ्लेक्शन एंड लीनियर स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट हो और लीनियर फंक्शन हो उसके लिए वैलिड होता है। तो ऑप्शन इसका देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन डिफ्लेक्शन और लीनियर, ठीक है, ऑफ अप्लाइड फोर्स मटेरियल ओबे हुक्स लॉ, ठीक है, द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स विल बी अफेक्टेड बाय अ स्मॉल डिफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। इसमें मोस्ट सुपरपोजिशन एप्लीकेबल जो होता है लीनियर जो फंक्शन होता है और स्मॉल डिफ्लेक्शन के लिए होता है, तो लीनियर ये हो गया, तो मोस्ट इसका कह सकते हैं कि ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, द मोमेंट इन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड द सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का जो समेशन होता है किसी जॉइंट पे ऑल द मेंबर्स मीटिंग एट ए जॉइंट, एनी जॉइंट, वो कितना होता, तो किसी जॉइंट पे 1 होता है। किसी जॉइंट पे जब समेशन करते हैं ऑल मेंबर का, अगर यहाँ पर देखा जाए इस 4 को मेंबर दिया हुआ है, यहाँ पे पिन जॉइंटेड है, यहाँ पे फिक्स है, ये फ्री है, तो इस जॉइंट पे अगर देखा जाए तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जब भी होगा तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एट जॉइंट किसी भी जॉइंट पे तो 1 होता है। समेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एट एनी जॉइंट इज इक्वल टू 1। द कैरी ओवर फैक्टर इन प्रिज्मेटिक मेंबर विच फार एंड फिक्स, फार एंड फिक्स्ड है। अगर मान लिया जाए ये फिक्स है तो पूछ रहा है कि फिक्स है तो इसका जो कैरी ओवर फैक्टर होगा वो कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कैरी ओवर फैक्टर इसमें कितना होता है। अगर फार एंड फिक्स है तो अगर इस पर मोमेंट m लगता है तो इसका सेम डायरेक्शन में मोमेंट लगेगा और m/2 होता है, तो यही m/2 जो होता है वो कैरी ओवर मोमेंट, ये कैरी ओवर मोमेंट हो गया। इसमें जो फैक्टर लगा, मान लिया जाए ये है, ये फिक्स है, यहाँ पर मोमेंट अगर m लगाते हैं तो यहाँ पर जो इसके वजह से जो मोमेंट आता है इसके आधा होता है, तो कैरी ओवर मोमेंट इसको बोलते हैं m/2, और जो फैक्टर हो गया 1/2 इसको कैरी ओवर फैक्टर बोलते हैं। और सेम डायरेक्शन में आता है, जो मोमेंट इस पर लगेगा वो सेम डायरेक्शन में लगेगा। ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये भी क्लॉकवाइज होगा, सेम डायरेक्शन में लगेगा, और जो फैक्टर होगा इसमें 1/2 होगा, ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा। यही अगर फार एंड फिक्स नहीं होगा, अगर हिंज रहता तो उसमें 0 होता। 0 किसके लिए हो गया, हिंज के लिए हो गया। अगर फार एंड अगर हिंज है उसके लिए 0 और अगर फिक्स है तो उसके लिए हाफ। नेक्स्ट है द कैरी ओवर फैक्टर फॉर प्रिज्मेटिक बीम मेंबर विच फार एंड हिंज। अभी देखें फार एंड हिंज है, अगर फार एंड हिंज है तो हिंज पे मेरा कोई कैरी ओवर मोमेंट, कोई भी कैरी ओवर मोमेंट ट्रांसफर नहीं होता, तो कैरी ओवर फैक्टर जो इसमें होता है वो 0 होता है, दैट इज 1। तो इसमें कह सकते हैं कि 0 हो गया किसके लिए, हिंज के लिए, 1/2 हो गया किसके लिए, ये हो गया मेरा फिक्स्ड के लिए। नेक्स्ट है द मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड, द मोमेंट रिक्वायर्ड इसके लिए रोटेट नियर एंड ऑफ प्रिज्मेटिक बीम थ्रू ए यूनिट एंगल विदाउट ट्रांसलेशन देन द फार एंड बीइंग सिंपली सपोर्टेड इज गिवन बाय। तो बोल रहा कि मोमेंट कितना होगा, अगर फार एंड मेरा हिंज है तो इसमें कह सकते हैं कि स्टिफनेस पूछ रहा है बीम का, जब फार एंड मेरा हिंज है तो इसमें जो स्टिफनेस होता है या यूनिट
मोमेंट रिक्वायर्ड, तो मोमेंट जो रिक्वायर्ड होगा इसमें, मोमेंट जो रिक्वायर्ड होगा इसमें कितना होगा इसका, वो पूछ रहा है। तो मोमेंट जो रिक्वायर्ड इसमें होता है फॉर यूनिट रोटेशन में, थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ, तो जो रोटेशन इसमें होगा यूनिट वो कितना होता है 3/4 EI/L, EI/L होता है 3/4 EI/L, किसके लिए, जब मेरा फार एंड हिंज है उसके लिए। अगर फार एंड फिक्स रहता तो कितना होता, तो उसमें हो जाता है 4 EI/L, 4 EI/L। इसमें कितना हो गया 3 EI/L, 3 EI/L होता है किसके लिए, जब हिंज है उसके लिए, और फिक्स रहता है यहाँ पे, तो 4 EI/L हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड फार एंड, तो 3 EI/L हो जाएगा। 4 EI/L किसका होता, फिक्स के लिए रहता है, अगर फिक्स है फार एंड उसके लिए 4 EI/L होता। नेक्स्ट है द मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट नियर एंड of the prismatic beam through a unit angle without translation, the far end is fixed, और far end fixed हो रहा है, इस तरह से बीम है, इस पे जो मोमेंट रिक्वायर्ड है इसको रोटेट करने के लिए, इसको रोटेट करने के लिए तो कितना होगा, तो 4 EI/L होगा इसको रोटेट करने के लिए, जब थीटा का वैल्यू 1 हो, मीन्स यूनिट रोटेशन। तो टोटल जो मोमेंट लगेगा, टोटल मोमेंट लगेगा वो कितना हो जाएगा 4 EI/L, 4 EI। अगर इस पर मोमेंट टोटल चाहिए हमको तो कितना हो जाएगा 4 EI/L। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, 4 EI/L कहाँ दिया हुआ है, दैट इज डी। 3 EI/L किसके लिए होता है, जब फार एंड मेरा पिन जॉइंटेड है। तो इसमें टोटल मोमेंट रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, इसको यूनिट रोटेशन के लिए थीटा बराबर 1 चाहिए, तो उसके लिए मोमेंट जो होगा वो कितना होगा 3 EI/L हो जाता है। नेक्स्ट है if M is the external moment which rotate the near end of the prismatic beam without translation, the far end is being fixed, far end fixed है, then the moment induced at the far end। तो अभी सिंपल से हम लोग देखे थे कैरी ओवर मोमेंट वाला, अगर फार एंड मेरा फिक्स है, यहाँ पे मोमेंट अगर M लग रहा है तो इस पर कितना मोमेंट आएगा कैरी ओवर, वो पूछ रहा है। तो पूरा M is the external moment which rotate the near end of a prismatic beam without translation, then the moment induced at the far end, तो मोमेंट होगा फार एंड पे कितना इंड्यूस्ड होगा, मान लीजिए इस पे हम लगा रहे हैं M, तो इस पे इसके वजह से कितना इंड्यूस होगा, तो अभी देखे थे हम लोग इस पे M लग रहा है, तो सेम डायरेक्शन में इसका आधा में 1/2 कैरी ओवर फैक्टर के साथ M लगता है। इस पे अगर M लग रहा है तो कैरी ओवर फैक्टर 1/2 हो जाता है, और M लगता है और सेम डायरेक्शन में लगता है, तो कह सकते हैं 1/2 सेम डायरेक्शन। ऑप्शन देख लेते हैं, 1/2 इन सेम डायरेक्शन, दैट सही है, ये मेरा आंसर हो गया। M/2 अपोजिट में नहीं होता है, जब भी होगा तो सेम डायरेक्शन में होता है, तो इस तरह से मेरा ये सही है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पूछ रहा है, इज नॉट अप्लीकेबल व्हेन, कब अप्लीकेबल नहीं होगा, द मटेरियल डज नॉट ओबे हुक्स लॉ। हाँ, अगर ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता है तो कह सकते हैं कि सुपरपोजिशन, हम लोग का जो भी प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो इसका एजम्पशन लिया जाता है, सबसे पहला एजम्पशन यही रहता है कि द मटेरियल ओबे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता था, हुक्स लॉ क्या कहता है, जो स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। दूसरा एजम्पशन क्या कहता है कि आइसोट्रोपिक होना चाहिए, जो मटेरियल है वो आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस होना चाहिए। ये दो एजम्पशन होता है हर एक प्रिंसिपल के लिए, हर एक थ्योरम के लिए। तो यहाँ पे सुपरपोजिशन पूछ रहा है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम में कब अप्लीकेबल नहीं होगा वो पूछ रहा है। सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल कब होगा, जब ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, तो कह सकते हैं कि मेरा वैलिड नहीं होगा। तो ये मेरा सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, और इसमें ऑप्शन दिया हुआ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज आर टेकन इनटू कंसीडर। अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो क्या ये वैलिड नहीं होगा, नहीं, ये तो सही है, इसके से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। द स्ट्रक्चर इज बीइंग एनालाइज्ड फॉर द इफेक्ट ऑफ सपोर्ट, हाँ इसकी सेटलमेंट, इससे भी कोई फर्क नहीं था। मेरा जो ओनली एक था वही गलत था, तो ओनली 1 इज करेक्ट, जिसके लिए हम लोग हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट है इफ द डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट i ड्यू टू यूनिट फोर्स पूछ रहा है, एट कोऑर्डिनेट j इज डेल आई जे, मतलब यूनिट फोर्स लग रहा है और जे डायरेक्शन में लग रहा है, तो डेल आई जेड, एंड डिस्प्लेसमेंट एट द कोऑर्डिनेट जेड इन ड्यू टू यूनिट फोर्स इन डायरेक्शन आई इज आई, मतलब कह रहा है कि अगर आई फोर्स की वजह से जे डायरेक्शन में लग रहा है और जे फोर्स की वजह से आई डायरेक्शन में लग रहा है,
डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फोर्स लग रहा है आई डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मेरा जे डायरेक्शन में। फिर फोर्स लग रहा है जे डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मेरा आई डायरेक्शन में। तो पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, तो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम के साथ क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जो डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू आई जे इक्वल होगा किसका, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू जे आई। ये होता है मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम या फिर पोटी थ्योरम इसको आता है। तो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम के अकॉर्डिंग ये इक्वल होता है दोनों। तो यहाँ से कह सकते हैं कि बोथ आर इक्वल। नेक्स्ट है द ऑर्डिनेट ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का ऑर्डिनेट क्या होगा, किसके लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए। ऑलवेज द डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन पूछ रहा है क्या होगा, तो ऑर्डिनेट जो होता है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का बेंडिंग मोमेंट के लिए, तो मान लीजिए बेंडिंग मोमेंट का अगर हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो होता है इस तरह से होता है, ठीक है। अगर इसका मोमेंट निकालते हैं तो ए बी डिवाइड बाई एल, ये जो डिस्टेंस होता है वो ए बी डिवाइड बाई एल होता है। तो इसका जो ऑर्डिनेट होता है, इसका जो ऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो इसका ऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, तो ये ए बी बाई एल किसका हो रहा है, तो लेंथ का ऑर्डिनेट हो रहा है। तो जो ऑर्डिनेट हम लोग देखें, ये था टोटल जो ऑर्डिनेट, ये ऑर्डिनेट होता है और ये इसका जो वैल्यू होता है ए बी बाई एल होता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो जो किसका आ रहा है, तो लेंथ का डायमेंशन आ रहा है, तो कह सकते हैं कि लेंथ का ऑर्डिनेट है। इफ वन एंड ऑफ द प्रिज्मेटिक बीम ए बी विथ फिक्स्ड एंड इज गिवन ए ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट डेल्टा विदाउट एनी रोटेशन, देन द ट्रांसवर्स रिएक्शन एट ए और बी ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट। पूछ क्या रहा है कि अगर वन एंड ऑफ ए प्रिज्मेटिक बीम ए बी विथ फिक्स एंड्स, एक प्रिज्मेटिक बीम ए बी है, इसका एंड जो एंड्स दिया हुआ एंड्स फिक्स है, मतलब दोनों एंड मेरा फिक्स है, ठीक है, बोथ एंड फिक्स है। अब क्या बोल रहा है, इज गिवन ए ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट, इसका ट्रांसवर्स करने का मतलब होता है कि इसको नीचे सेटल किया गया, मान लीजिए डिस्प्लेस्ड किया नीचे डेल, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर बन गया, टोटल जो डिफ्लेक्शन हो गया वो डेल हो गया, ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ डेल विदाउट एनी रोटेशन, देन द ट्रांसवर्स रिएक्शन एट ए और बी, तो ट्रांसवर्स रिएक्शन होगा, मीन्स मान लीजिए ए है ये बी है, तो इस पर रिएक्शन होगा वो कितना होगा। तो लोग जानते हैं कि जो इसका अगर इस तरह से डिफ्लेक्ट कर रहा है, इस पर जो मोमेंट लगता है वो कितना होता है, तो 6 ई आई डेल बाई एल स्क्वायर होता है। और जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट होता है इस डायरेक्शन में, इसका अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसका जो रोटेशन हो गया इस तरह से हो गया, और सेम मोमेंट इस पर भी लगेगा। तो कह सकते हैं कि अगर इस तरह से मेरा बन रहा था फ्रेम, ये मेरा बीम था, इसको डिफ्लेक्ट करके इस तरह से मेरा बीम बना, तो इस पर जो मोमेंट आएगा वो इस तरह से डायरेक्शन में आएगा, और मोमेंट कितना होता है 6 ई आई डेल डिवाइड बाई एल स्क्वायर, और सेम इस पर भी लगेगा और सेम डायरेक्शन में लगेगा 6 ई आई डेल बाई एल स्क्वायर। जो डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए इस तरह से होता है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरा मोमेंट लगता है, जब भी लगता है तो जिस तरह से इसका डिस्प्लेस कर रहा है, इस एंगल का हमेशा अपोजिट रहता है, एंगल जो इसका हो गया रोटेशन एंगल, उसका अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंट लगता है। तो मोमेंट का जो वैल्यू होता है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट वो 6 ई आई डेल बाई एल स्क्वायर होता है। इसने क्या पूछ रहा था, इसमें रिएक्शन पूछ रहा है ए और बी पे, तो रिएक्शन अगर इसका निकालेंगे तो इसका समेशन ऑफ मोमेंट करेंगे बी पे और जीरो करेंगे, या फिर ए पे, तो जीरो करेंगे तो यहाँ से मेरा रिएक्शन निकल जाएगा आर ए और आर बी, आर ए और आर बी का जो वैल्यू होगा, वैल्यू बराबर होगा, वो कितना होगा मेरा 12 ई आई डेल डिवाइड बाई एल क्यू। यही समेशन ऑफ मोमेंट करेंगे बी पे और जीरो करेंगे, और एक बार में करेंगे समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इक्वल टू जीरो, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 12 ई आई बाई एल क्यू आएगा, नीचे एल क्यू आएगा, दैट इज डी। नेक्स्ट है, इफ द सिंकिंग ऑफ ए सपोर्ट इज फिक्स्ड बीम कॉज द बीम रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द मोमेंट इंड्यूस्ड, बोला एक सिंकिंग है, कोई सपोर्ट सिंक कर रहा है, फिक्स्ड बीम कॉज ए बीम रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बीम को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, देन द मोमेंट इंड्यूस्ड एट द बोथ एंड, अभी देखे थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये रोटेट कर रहा तो मोमेंट कब होगा, तो इसका उल्टा होता। तो कह सकते हैं कि अगर मोमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेशन अगर दिया हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मोमेंट जो इंड्यूस होगा इसका अपोजिट होगा, तो मोमेंट दोनों एंड पे कब होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, जब भी होगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज तो होगा नहीं, जब भी होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज में मेरा रोटेशन है, क्लॉकवाइज में अगर बीम दिया हुआ था ये बोल रहा है कि डिफ्लेक्ट करके इस तरह से बना है, जो एंगल का रोटेशन इसका हो गया वो क्लॉकवाइज है,
तो इसका जो मोमेंट लगेगा दोनों एंड पे वो एंटी क्लॉक मतलब इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, दोनों लगेगा एंटी क्लॉक में डायरेक्शन में। और इसका वैल्यू कितना होता है 6EI डेल डिवाइड बाई एल स्क्वायर, 6EI डेल डिवाइड बाई एल स्क्वायर। तो ये क्लॉकवाइज था तो मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन रहता तो क्लॉकवाइज मोमेंट लगता। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज इन इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों मैग्नीट्यूड होगा इक्वल होगा। अगर वैल्यू पूछता तो कितना होता 6EI डेल डिवाइड बाई एल स्क्वायर, दैट इज ए। नेक्स्ट है द कॉलम एनालॉग मेथड में पूछ रहा था एरिया ऑफ एन एनालॉग कॉलम फॉर ए फिक्स्ड बीम ऑफ अ स्पैन एल एंड फ्लेक्सर रिजिड EI। कॉलम एनालॉग जो एरिया होता है मेथड, उसमें जो अगर बिर्थ जो इसका पूछा जाए तो बिर्थ कितना होता है 1/EI होता है, बिर्थ जो होता है 1/EI होता है। और लेंथ देखा जाए तो L होता है, तो अगर टोटल एरिया पूछा इसमें तो L/EI हो जाएगा। तो टोटल एरिया अगर कॉलम एनालॉग मेथड में तो कितना होता है L डिवाइड बाई EI, ठीक है, तो L डिवाइड बाई EI। दूसरा ऑप्शन इसमें एक और होता है कौन सा डिग्री का है, तो ये 3rd डिग्री का होता है, ये 3rd डिग्री का स्ट्रक्चर होता है, तो इसको 3rd डिग्री स्ट्रक्चर रहता है, L/EI होता है, L डिवाइड बाई EI होता है, L/EI होता है। द डिग्री ऑफ स्टैटिक इनएटेन्यूएसी अप टू विच द कॉलम एनालॉग मेथड, हाँ अभी यही क्वेश्चन बता रहे थे कि कॉलम एनालॉग मेथड का जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनएटेन्यूएसी होता है वो 3 होता है। कॉलम एनालॉग मेथड का जो डिग्री ऑफ इनएटेन्यूएसी होता है वो 3 होता है, दैट इज बी। इसका अगर एरिया पूछा जाए तो इसका बिर्थ होता है 1/EI और लेंथ अगर L होगा तो एरिया कितना हो जाएगा L/EI। नेक्स्ट है द डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ ए परफेक्ट फ्रेम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग ए यूनिट लोड एट द जॉइंट इज। क्या पूछ रहा है, द डिफ्लेक्शन एट एनी जॉइंट, किसी जॉइंट पे डिफ्लेक्शन ऑफ ए परफेक्ट फ्रेम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग ए यूनिट लोड। किसी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालने के लिए यूनिट लोड कहाँ पे अप्लाई करें, यूनिट लोड उसी पॉइंट पे अप्लाई करना रहता है जहाँ पे हम लोग डिफ्लेक्शन, अगर ये मान लिया बीम है, इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है, मान लिया P पे डिफ्लेक्शन निकालना है, A B पता है बीम है, तो P पे अगर डिफ्लेक्शन निकालना है तो यूनिट लोड मेथड के अकॉर्डिंग यूनिट लोड वहीं पे अप्लाई करेंगे जहाँ पे मेरा डिफ्लेक्शन निकालना है। तो एट पॉइंट तो वर्टिकल डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इन विच द डिफ्लेक्शन इज रिक्वायर्ड, उस डायरेक्शन में निकालेंगे, उसी डायरेक्शन में उस पॉइंट पर लगाते हैं जिस डायरेक्शन पे हमको डिफ्लेक्शन निकालना, तो सेम डायरेक्शन दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या होता है देखते हैं। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन अगर देखा जाए, मान लिया जाए बीम ए बी की अगर देखा जाए, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन होता है मोमेंट निकालने के लिए, मोमेंट निकालना रहता है तो उसके लिए स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन निकालते हैं। अगर मोमेंट निकालना है एम ए बी में तो उसका स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन निकालते हैं। तो मोमेंट इन ए बी इज इक्वल टू फिक्स्ड एंड मोमेंट इन ए बी प्लस 2EI डिवाइड बाई एल ब्रैकेट थीटा 2 थीटा ए बी में निकालें 2 थीटा ए, यहाँ पे छोटा पड़ रहा है। अगर मोमेंट निकालना है ए बी में तो फिक्स्ड एंड मोमेंट इन ए बी, फिक्स्ड मोमेंट ए बी प्लस 2EI बाई एल 2 थीटा ए होता है प्लस ए बी है ना, ए बी है तो 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल वाई, 3 टाइम्स डेल का 3 टाइम्स डेल डिवाइड बाई एल होता है। अंदर ब्रैकेट में जो याद रखना है इसमें क्या होता है 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल बाई एल, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2EI बाई एल। पूछ क्या रहा है इसमें और स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, तो इसमें कौन कौन सा इंक्लूड होता है वो पूछ रहा है। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में द डिफॉर्मेशन और कंसीडर, जो डिफॉर्मेशन होता है वो किसके वजह से होता है, तो डिफॉर्मेशन जो होता है बेंडिंग मोमेंट की वजह से होता है, प्लस में यील्डिंग की वजह से होता है, जो सेटलमेंट होता है सपोर्ट यील्ड कर रहा है वो इसके वजह से होता है तो यील्डिंग कह सकते हैं, प्लस में जो लोडिंग है, लोडिंग की वजह से जो सेटलमेंट होता है डिफॉर्मेशन उसके वजह से होता है। तो पूछ रहा था इसमें कि स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन जो है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में जो डिफॉर्मेशन होता है कौन कौन सा कंसीडर करते हैं, तो डिफॉर्मेशन ड्यू टू बेंडिंग, प्लस यहाँ पे अगर यील्डिंग रहता तो प्लस जो इसका एक्सटर्नल लोडिंग दिया हुआ लोडिंग डायग्राम उसके वजह से, ये तीनों के वजह से कंसीडर करते हैं। शियर फोर्स का नहीं कंसीडर करते हैं, एक्सेल फोर्स की वजह से कंसीडर नहीं करते हैं। तो इस तरह से खाली इसमें बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा, अगर यील्डिंग रहता तो यील्डिंग हो जाता और लोडिंग रहता तो लोडिंग हो जाता, बट इसमें बेंडिंग मोमेंट सिर्फ होगा, दैट इज ओनली वन इज करेक्ट, नेक्स्ट है द 3 मोमेंट इक्वेशन इज एप्लीकेबल। 3 मोमेंट इक्वेशन कब एप्लीकेबल होता है, द बीम कंटिन्यूअस हो, तो प्रिज्मेटिक
देयर इज़ नो सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट, देयर इज़ नो डिसकंटिन्यूटी। मतलब जो बीम होता है, थ्री मोमेंट इक्वेशन अगर लगाया जाए तो दो स्पैन में लगता है, दो स्पैन अगर है, अभी कंटिन्यूअस स्पैन है, टू कंटिन्यूअस स्पैन में लगाया जाता है थ्री मोमेंट इक्वेशन फॉर मोमेंट निकालने के लिए। तो ए और बी देखा जाए, ए और बी और बी सी तीनों कंटिन्यूअस है, तब इसमें हम लोग कंटिन्यूअस बीम में हम तो थ्री मोमेंट इक्वेशन लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, while using the three moment equation a fixed end of continuous beam is replaced by additional span। कह रहा है कि अगर हम फिक्स्ड बीम में, मान लिया एक बीम मेरा फिक्स्ड बीम दिया हुआ है, ये फिक्स्ड बीम है, तो फिक्स्ड बीम एम ही है, तो हम लोग इसमें अगर थ्री मोमेंट इक्वेशन लगाना चाहें तो क्या करेंगे? तो इसके लिए एक एडिशनल लेंथ या एडिशनल जीरो लेंथ का, जो जीरो लेंथ का दोनों साइड हम लोग एक स्पैन इसमें ऐड करते हैं, तो लेंथ दोनों का जीरो होना चाहिए। या मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है इसका इन्फिनिटी होगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा वो इन्फिनिटी होगा, और लेंथ जो होता है जीरो इसमें ऐड करते हैं। तो जीरो लेंथ का या जीरो लेंथ का एक स्पैन इसमें ऐड करते हैं। वही पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में कि वाइल यूजिंग थ्री मोमेंट इक्वेशन इन ए फिक्स्ड एंड, फिक्स्ड एंड में कंटिन्यूअस बीम इज रिप्लेस्ड बाय, जो कंटिन्यूअस में किसको रिप्लेस करते हैं? तो एडिशनल स्पैन, जो एडिशनल स्पैन होता है तो उसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। इनफाइनाइट क्या होगा? इनफाइनाइट मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनफाइनाइट होगा, बट यहाँ पे स्पैन का जो लेंथ होगा वो जीरो होगा, तो स्पैन लेंथ जीरो। इस तरह से इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कास्टिग्लियन सेकंड थ्योरम, अभी हम लोग देखे थे। कास्टिग्लियन सेकंड थ्योरम क्या होता है? स्टेन एनर्जी थ्योरम को बोलते हैं। स्टेन एनर्जी थ्योरम होता है, कास्टिग्लियन सेकंड थ्योरम ही होता है। ये क्या होता है? डेल यू डिवाइड बाई डेल आर, अगर फोर्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या देता है? मेरा डिफ्लेक्शन देता है। यही है कास्टिग्लियन सेकंड थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम क्या कहता था? अगर स्टेन एनर्जी को डिफ्रेंशिएट करते हैं डेल्टा से तो मेरा फोर्स देता है, ये होता है फर्स्ट थ्योरम। स्टेन एनर्जी को डिफ्रेंशिएट करते हैं डेल्टा से तो मेरा फोर्स देता है, तो फर्स्ट थ्योरम हो गया। और अगर स्टेन एनर्जी को डिफ्रेंशिएट करते हैं फोर्स से तो मेरा डिफ्लेक्शन देता है, ये सेकंड हो गया। पूछ क्या रहा है इसमें? कास्टिग्लियन सेकंड थ्योरम कैन बी यूज टू कंप्यूट द डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन निकालने के लिए तो किस में यूज़ किया जाता है इसमें? तो कास्टिग्लियन सेकंड थ्योरम है वो किसी भी बीम के लिए, किसी भी स्ट्रक्चर के लिए वो एप्लीकेबल होता है, किसी भी स्ट्रक्चर के लिए वो वैलिड होता है। स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर फॉर एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, तो कह सकते हैं कि जो सेकंड थ्योरम हो गया कास्टिग्लियन सेकंड थ्योरम, डेल यू डिवाइड बाई डेल आर, डेल्टा निकालने का जो मेथड है, थ्योरम है, डेल्टा निकालने का जो थ्योरम है कास्टिग्लियन सेकंड थ्योरम या स्टेन एनर्जी थ्योरम बोले, तो ये किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, मीन्स एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेबल होता है, दैट इज बी। तो इस तरह से हम लोग इसमें 40 ही रहने देते हैं, 1 से लेकर के 40 तक हम लोग क्वेश्चन को सोल्व किए इस पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे को सोल्व करेंगे, लगभग 1 घंटा होने का है, तो नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए हमको यहीं पे एंड कर रहे हैं, 40 तक के क्वेश्चन ही पार्ट बनाते हैं ताकि ज़्यादा लंबा नहीं हो पाए। नेक्स्ट पार्ट में 41 से या 40 से आगे से सोल्व करेंगे। इस पार्ट में यहीं पे खत्म।